नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। राष्ट्रहित में हम रोजाना वो मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधे सीधे आपसे सरोकार होता है, वो मुद्दे जो आपको परेशान करते हैं और आपको फायदा भी पहुंचाते हैं। आज के राष्ट्रहित में जो बात होगी वो दूर तलक जाएगी, इसलिए आज राष्ट्रहित की शुरुआत कफील आजर अमरोहवी के शेर से। शेर कुछ यूं है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। हम राष्ट्रहित में सो कॉल्ड फैंसी और चटक मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि यहां से बात निकले तो दूर तलक जाए। महामारी से जूझते भारत में हर 30 घंटे पर एक नया अरबपति बन रहा था, जबकि हर 33 घंटे में 10 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है। जबकि 1994 से 2011 के बीच भारत में कहीं ज्यादा तेजी से गरीबी कम हुई। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की तादाद 45% से गिरकर 21.9% पर आ गई थी। उस वक्त करीब 13 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से निकाला गया और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रहीं। उसके बाद अच्छे दिन के आंकड़े हमारे पास हैं नहीं, इसलिए हम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आज की चर्चा करेंगे। जाहिर है, आर्थिक सुधार ने भारत की गरीबी हटाओ अभियान में कारगर योगदान दिया है। 90 के दशक में भारत से दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में कोई शामिल नहीं था। साल 2000 में उस सूची में 9 भारतीय थे और 2017 में उनकी संख्या 119 हो गई और 2022 में फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 166 भारतीय हैं। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच भारत में 84% परिवारों की कमाई घट गई। लगभग 4.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीब हो गए, यानी भयंकर गरीबी की खाई में चले गए। और इस दौरान जितनी आबादी पूरी दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे गई, उनमें आधे से ज्यादा गरीब भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। जाहिर है, भारत में शुरुआती लाभ के बाद पूंजीवाद ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक और जहां गरीबों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी, वहीं भारत में अब इतने अरबपति हो गए हैं जितने फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड को मिलाकर भी नहीं है। अति धनाढ्य वर्ग और अत्यंत गरीबी में फंसे लोगों के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। दोनों वर्गों को यह प्रभावित कर रही है। दूसरे कमजोर वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका असर सुपर रिच क्लास पर नहीं पड़ेगा। 90 के दशक में जब आर्थिक सुधार शुरू हुए तो ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की बड़ी चर्चा हुई थी। पूरी दुनिया को एक गांव बताया जा रहा था। भूमंडलीकरण का हिडन एजेंडा भूमंडीकरण था। दोनों में बारीक फर्क है, इसको समझिए। आबादी के लिहाज से भारत एक बड़ा बाजार हुआ करता था उस वक्त। दुनिया के अमीरों की नजर में यह बहुत उपजाऊ जमीन थी। इसका पूरा फायदा उठाया भारतीय धन कुबेरों ने। पूंजीपतियों को बैंकों ने खुले हाथ से लोन बांटे और इसके बाद कई धन कुबेर बैंक घोटाला करके या लोन हड़प कर खिसक गए। भारत की 135 करोड़ की आबादी में मिडिल क्लास लगभग 35 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर उठने वालों की तादाद ठीक ठाक थी। इनकी क्रय शक्ति बढ़ी, यानी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी और यह बाजार के सबसे बड़े आकर्षण थे उस वक्त। इनके अरमान जो थे वो आसमान छू रहे थे, मगर लगातार कुप्रबंधन में कोई व्यवस्था कारगर नहीं रह सकती। बड़े अरमानों से सत्ता बदली, पासा पलट गया, ऊपर से कोड़ में खाज बन गई महामारी। इसने सारी पोल खोल दी। और मार्के की बात यह है कि अगर इस भयावह अंदाज में गरीबी बढ़ेगी तो जाहिर है कि भारतीयों की क्रय शक्ति घटती जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने से इसका असर बाजार पर पड़ेगा और बाजार घटेगा। ऊपर से आग में घी का काम कर रही है बेतहाशा बढ़ रही महंगाई। गरीब और मिडिल क्लास तो कहीं और जाने की स्थिति में है नहीं, मगर अमीर
जहां फायदा दिखेगा अपनी सुविधा के अनुसार चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में पलायन कर जाएंगे। कई पूंजीपति अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक झटका देकर खिसक भी गए हैं। उनके आंकड़े आते रहते हैं, आपको पता होगा, इन्हें आप जानते भी हैं। बजाय इस साइड इफेक्ट का कारगर काट तलाशने के पीएम साहब ने एक नुस्खा निकाला जो फिलहाल जबरदस्त काम का है, कमाल भी कर रहा है। नुस्खा यह है कि देश के 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन बांट रहे हैं। इससे मिडिल क्लास राष्ट्रवाद और एक संप्रदाय विशेष के प्रति अपनी नापसंदगी के कारण वैसे ही उन्हें वोट दे रहा है। गरीब राशन और दूसरी सरकारी मदद के चलते उनको वोट कर रहा है। पिछले 5 सालों में सरकार ने राष्ट्रीय संपदा को बड़े पैमाने पर काफी कुशलता से गरीबों के बीच बांटने का काम किया। इस संपदा को एकदम सटीक अनुमान लगाकर आंकना मुश्किल है, मगर आवास, शौचालय, रसोई, गैस, मुद्रा ऋण और दूसरी तमाम जो योजनाएं हैं, उस मद में करीब 9 से 11 लाख करोड़ रुपए की राशि गरीबों के बीच बांटी गई। अब भले रेवड़ियां न बांटने का उपदेश दिया जा रहा हो, लेकिन यह राशि तो बांटी गई। तब कबूल किया गया कि यह न्यूनतम घपले और जाति धर्म के भेदभाव से लगभग मुक्त होकर किया गया काम है। भारत में एक विशाल लाभार्थी वोट बैंक तैयार हुआ। इसने मोदी को दूसरी बार कहीं और ज्यादा बहुमत देकर मदद की। मगर यह पैसा आया कहां से, यह राष्ट्र हित में मेरा सवाल है। सोचिए जरा, कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, फिर भी सरकार ईंधन पर टैक्स लगाती रही। यह ज्यादातर पैसा वहां रखने वाले मिडिल क्लास की जेब से निकाला गया। इसलिए आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गरीबों के बीच संपदा का यह भारी वितरण सचमुच में हुआ। लेकिन यह पैसा अमीरों से नहीं, बल्कि हर तबके के मिडिल क्लास से आया है। इसमें एहसानमंद गरीबों के इतने वोट भी मोदी को दिलवाए कि उन्होंने चुनाव में विपक्ष को लगभग साफ कर दिया। ये तस्वीरें मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें अलग अलग कैमरा पर्सन ने खींची हैं और इसमें यह दिखाने की कोशिश की है, कुछ इलस्ट्रेटिव तस्वीरें भी हैं कि किस तरह से जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी व्यवस्था में मनमोहन सिंह वाली कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए की सरकार थी, उसकी भी बड़ी भूमिका थी कि उसने गरीबों को गरीबी से निकाला। इस क्लास के अरमान उस वक्त कुलांचे भर रहे थे जब ये लोग गरीबी से ऊपर आ रहे थे। तभी वाजपेयी जी का स्माइल इंडिया अभियान भी उन्होंने इसको लॉन्च किया, लेकिन वो उनको सत्ता में वापसी नहीं करा पाया। उसके बाद अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के पीएम रहते अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई नहीं, जेट एयरवेज का एक अपवाद को अगर छोड़ दें। लेकिन आम लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा और इस दौरान मिडिल क्लास की आबादी ही नहीं, समथिंग एक्स्ट्रा वाले अरमान भी बढ़े। क्या करें, कंट्रोल नहीं हो रहा था। 2014 में सत्ता फिर पलट गई। मिडिल क्लास धर्म ध्वजा का वाहक बन गया और अब हालात अनकंट्रोल हैं। मगर मिडिल क्लास वो तबका है जिसको शादी में अपने बॉस से छुट्टी मांगने में पसीने छूट जाते हैं। फिर क्या वो क्रांति करेगा? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर हो या किसान या फिर आरक्षण मानने वाला तबका, ये हकों के लिए सड़क पर उतरने से नहीं चूकता है। एमएसपी नहीं मिलेगी तो ये हंगामा करेगा और बैंड बजा देगा। मगर मिडिल क्लास आदमी बेचारा घुटता रहता है, स्कूटर मोटरसाइकिल में महंगे पेट्रोल भरवाता रहता है। पेट्रोल भरवाने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पाता। भड़ास निकालने के लिए फेसबुक और ट्विटर ही है उसके पास। धड़ल्ले से पोस्ट डालेगा कि 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल बिकेगा तो खरीदेंगे, मगर आएगा तो मोदी। ये स्लोगन चलते हैं। सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करवाना तो उसके बूते में है नहीं। जाहिर है कि सरकार भी सेफ जोन में है और उसके कोर वोटर के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो वो फालतू का सरदर्द क्यों मोल ले। मगर यह सवाल कौन करेगा, इस बात की चिंता कब होगी कि 80 करोड़ परिवारों को मांग कर खाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। आज हमारे राजनीतिक दल आश्वासनों का ढेर लगा रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोली लग रही है। मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं देने की, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सम्मान निधि के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक मदद, मुफ्त गैस, मुफ्त लैपटॉप, इस सब की जरूरत ही अपने आप में एक शर्मनाक हालात बयान करती है। साफ है हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खोट रहा है। हकीकत यह भी है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व
दावा भले ही कुछ भी करता हो, पर उसका राजनीतिक का उद्देश्य सत्ता पाना, सत्ता में बने रहना ही रहा है। पिछले 2 साल में अति गरीबी में पहुंच जाने वाले लगभग 4.6 करोड़ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हमारे नेताओं की संपत्ति दोगुनी तिगुनी कैसे हो रही है? कैसे इन 2 साल में देश में अरबपतियों की संख्या 119 से 166 हो गई? उनकी संपत्ति 23.1 लाख करोड़ से बढ़कर, दोबारा बता रहा हूं आपको, 23.1 लाख करोड़ से बढ़कर 53.2 लाख करोड़ हो गई। अब इसमें आप बिंदी लगाते रहिए, समझ जाएंगे कि कितनी संपत्ति बढ़ी है अमीरों की। मैं दोहराना चाहता हूं कि बढ़ती आर्थिक असमानता सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा रही है और यह बहुत खतरनाक हालात हैं। कोई सुन रहा है क्या इस खतरे की आहट को? क्या इसे राष्ट्र हित में महसूस नहीं किया जाना चाहिए? आर्थिक असमानता अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है और इसकी वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान जैसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश में कमी आ सकती है। बदलनी चाहिए यह स्थिति। सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए हमारी राजनीति का उद्देश्य। बात तो हम सब करते हैं कि सेवक होने की, पर सेवा के नाम पर मेवा कमाने की प्रवृत्ति कम नहीं हो रही है और राष्ट्र हित में आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ आशीष त्रिपाठी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग मिश्रा जी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं। आपको बता दें, इन लोगों को स्क्रीन पर लाइए। आप सभी का बहुत स्वागत राष्ट्रहित में हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और आज बड़ी उठापटक और ऊहापोह की स्थिति है देश में, सुबह से मैं देख रहा हूं। आप सभी का बड़ा स्वागत है। ये विषय आमतौर पर नहीं उठाए जा रहे, लेकिन मैं उठा रहा हूं राष्ट्रहित में, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है। शुरुआत में वीरेंद्र जी आपसे करूंगा। आप बड़ी बारीकी से इस अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र पर नजर भी रखते हैं और जो राष्ट्र की नब्ज है उसको भी आप टटोलते रहते हैं वक्त वक्त पर। ये जो परिस्थिति बन रही है, लगातार ऑक्सफैम की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें या जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं आते आजकल, लेकिन फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं और जिम्मेदार एजेंसियों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वो इस ओर इशारा करते हैं कि अमीरी गरीबी के बीच बढ़ रही खाई तो एक है ही कारण, लेकिन ये खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि इससे गरीब पूरी तरह से पिस जाएगा और उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसको बस थोड़ा सा राशन दे दिया जाए और उसका जीवन यापन चलता रहे। ये तो बड़ी भयावह स्थिति बन जाएगी ना एक वक्त के बाद, और ये राष्ट्र हित में तो नहीं है। किसी ऑक्सफैम की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतनी संस्थाएं हैं, इतने इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई है, नीति आयोग है, और भी संस्थाएं हैं, तो हमारे पास सारी जानकारी आंकड़ा है। पिछले 75 सालों में 2-3 यहाँ पे भ्रम बहुत मजबूत हुए हैं। दे आर वेरी पॉपुलर कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। दूसरा, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा भ्रम ये आज भी लोगों को है कि साहब हम एक समाजवादी सरकार है, हमारा संविधान समाजवादी है। और तीसरा, हर चीज सरकार प्रोवाइड करेगी, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि सरकार अगर प्रोवाइड करेगी तो लाएगी कहां से। ये कोरोना की महामारी ने हमारे देश की जो आर्थिक असमानता है, उससे पहले एक बात और, हमारे देश में राज्य हो या केंद्र हो, पॉलिटिकल पार्टियां बदलती रहती है, रूलिंग पार्टी, लेकिन जो फंडामेंटल सिस्टम का है, जो फंडामेंटल जो आर्थिक नीतियां हैं, वो हमेशा वही रहती हैं, सिवाय कुछ कॉस्मेटिक चेंज के। कोरोना ने इस आर्थिक असमानता का जो भयावह चेहरा है वो हमारे सामने रख दिया है। और आज अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि इसके ये घोड़े के 4 पैर हैं, जो अगले दो पैर हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और एक दिन में जो है 18,000 स्कॉर्पियो गाड़ियों की एक दिन में बुकिंग हो जाती है। लेकिन जो 2 पिछले पैर हैं, जो देश की कुल वर्क फोर्स का लगभग 50% है, उनकी हालत बहुत खराब है। वो हालत खराब क्यों है? पहला 2016 में नोटबंदी हुई, फिर 1 जुलाई 17 से जीएसटी आ गया, तो असंगठित क्षेत्र में जितने छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, उनके सामने सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। और तीसरा, जो मार्च 25, 2020 को लॉकडाउन लगा, फिर अप्रैल 2021 को जो लॉकडाउन लगा, इन 4 चीजों ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी। तो इससे जो है
जो आर्थिक असमानता का जो भयावह चेहरा था वो एकदम सामने आ गया। और जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो है ही, लेकिन बाकी दुनिया को देखें, एमर्जिंग इकोनॉमीज को देखें तो स्थिति भारत में बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ स्थिति गंभीर इसलिए है कि जो 50 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में थे, उनके उद्योग धंधे खत्म हो गए, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मेरठ का कैंची उद्योग है, या मुरादाबाद का ब्रासवेयर है, या सहारनपुर की लकड़ी का उद्योग है, हैंडलूम उद्योग है, लखनऊ का जरदोजी है, इन सब में लाखों लोगों के जॉब समाप्त हो गए। स्थितियां इसलिए गंभीर हो गई हैं। और ये जो बात आपने की फ्री फूड ग्रेन की, ये कोई सरकार की स्थायी योजना नहीं है, ये तो एक इमरजेंसी मेजर है, ये एक आपातकालीन व्यवस्था है। तो और ये महामारी की वजह से आई है, और स्टेट की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि कोई भी नागरिक जो है भूख से नहीं मरेगा। वरना दुनिया में भारत का नाम है कि साहब हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक स्पेस पावर है, हम एक IT पावर है, हमारा जो है जो इस समय GDP है वो $3 ट्रिलियन के ऊपर है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $600 बिलियन है। और ऐसे देश से अगर ये खबरें आए कि यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं तो देश की बहुत फर्जियत होगी। तो यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं है, ये देश की नेशन स्टेट की बेसिक ड्यूटी है कि हर नागरिक को निर्वाह के लिए न्यूनतम, और ये बात हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट भी कहता है। तो ये एक इमरजेंसी मेजर है, इसको कोई सरकार का कोई बहुत बड़ा परोपकार या कोई योजना का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये इमरजेंसी मेजर है और ये अगले महीने खत्म होने जा रहा है। हो सकता है सरकार इसको कुछ समय के लिए और बढ़ा दे। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की समस्या कोरोना ने एकदम सड़क पे लाके रख दी है। और ये वेलफेयर स्टेट है और ये सब काम सरकार करेगी। और आजकल जो प्राइम मिनिस्टर ने सीढ़ी है फ्रीबीज को लेकर के, उससे बात सामने आई है। लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि जो हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार लाखों करोड़ रुपया जो घाटे पे चलने वाले जो सरकारी कंपनियां हैं, जो उनको जिंदा रखे हुए हैं, ये भी तो फ्रीबीज हैं। बिल्कुल, किसके ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अकेले यूपी पावर कॉर्पोरेशन का जो संचित घाटा आज की तारीख में है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा है, आखिरकार ये पैसा कहीं ना कहीं जो आपके डिफरेंट कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनकी जेब में गया है। और एक दूसरा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, सरकार ने ये दे दिया, सरकार ने ये छीन लिया। सरकार का नेशन स्टेट के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है। सरकार के पास जो भी पैसा है वो पब्लिक मनी है। सरकार एक कस्टोडियन है, सरकार एक मैनेजर है जो और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मैनेज करना का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। जो फिस्कल पॉलिसी है, यानी पैसा कहाँ किस पद में कितना खर्च होगा, ये काम सरकार का है जो होता है बजट के माध्यम से। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो भयावह स्थिति है वो सामने आई है। और जब लॉकडाउन खुल रहा था तब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि साहब वी शेप रिकवरी होगी, यानी दोनों आर्म बराबर होगी। और सरकार ये मान के चल रही थी कि कोई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन अब जो सामने आया है पिछले 1 साल में, हमारी रिकवरी के शेप है। के का जो ऊपर वाला डंडा होता है वो लंबा होता है और नीचे वाला डंडा छोटा होता है। तो ये के शेप रिकवरी हो रही है। और जो असंगठित क्षेत्र के जो उद्योग धंधे समाप्त हो गए हैं या असंगठित क्षेत्र का तमाम सारा काम वो संगठित क्षेत्र ने टेक ओवर कर लिया है। इससे जो समस्या पैदा हुई है, जो रोजगार ही समाप्त हो गए हैं, लगभग 10 करोड़ रोजगार तो परमानेंट समाप्त हो गए हैं। इससे समस्या गंभीर हुई है। इससे कैसे निपटा जाए? और ऐसे लोगों के लिए महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई तो केवल 2 सेक्टर में है, मेनली पेट्रोल डीजल है या एडिबल ऑयल है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन लगभग कंट्रोल में है, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इस महामारी ने रेखांकित किया है, सड़क पे चौराहे पे लाके रख दिया है। और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इसमें सब बोल रहे हैं। और अभी किसी भी ओर से कोई गंभीर बात नहीं आई। गंभीर बात की जरूरत नहीं है ना। ये गंभीर बात कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये क्या है आर्थिक असमानता। वो तब पता चलता है जब आप दुकान पे जाएं, आप दुकान वाले से पूछें, आप छोटे व्यापार वालों से पूछें। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं, चूंकि इस कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़ते हैं, अगर वो हैं अभी हमारे साथ। मऊ से सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप राष्ट्र हित में।
नमस्कार जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो वीरेंद्र जी जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लिखा हुआ है। हेलो। हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भट्ट साहब बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो बोल रहे थे कि सारी पार्टियां और कोरोना में होता, कोरोना के पीछे कब तक छिपाएंगे देश को, कब तक छिपाएंगे देश को कोरोना के पीछे। और प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री 200 रैलियां करता है एक एक स्टेट में, वो पैसा कहाँ से आता है? एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा होगा यूपी में जहाँ इनका ऑफिस 5 स्टार होटल के जैसा नहीं बना, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसका क्या उसका परमिशन है? कि खाली विपक्ष के कामों का परमिशन ये लेंगे, उनका कुछ भी बनेगा उसका कोई परमिशन नहीं रहेगा। जो भी करेंगे इनके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं। 200 एक प्रधानमंत्री रैली करता है, वो पैसा कहाँ से आता है? ये ऑफिस बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? 8,000 के अभी 4 दिन में डिबेट में देख रहा था, 8,000 पूरे देश में ऑफिस बने हुए हैं। उस पर भी ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने हमको कॉल किया। हमारे साथ बीजेपी से अनूप सिंह भंडारी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है डिबेट में राष्ट्रहित की। अनुराग जी, आज ये अगला सवाल मेरा आपसे है, और ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जो अभी हमारे दर्शक थे जो वो बात कह रहे थे, उससे एक आगे की बात है कि आज आप थोड़े परेशान भी होंगे कि दिल्ली में आपके जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई का आज झंडा चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आर्थिक असमानता तो ठीक है, दुनिया भर में इसको लेके मंथन चिंतन हो रहा है, जो जानकार हैं, जो रिसर्चर हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। और ये बात तब से हो रही है जब 74 में 69 से 74 के बीच में जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि विकास का मुख्य मापदंड निजी स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं, विकास की यात्रा समानता की ओर होनी चाहिए। ये 74 में कहा गया था, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद जब 2021 में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई, तो अरस्तु के इस कथन से शुरुआत हुई, उसकी मैं ये लिख के लाया हूं, और उसमें कहा गया कि गरीबी क्रांति और अपराध की गरीबी जो है वो क्रांति और अपराध की जननी है, ये अरस्तु ने कहा था। तो ये कोट किया गया आर्थिक सर्वे में। लेकिन ये हम जो अभी की परिस्थिति देख रहे हैं उसमें गरीबी तो बढ़ रही है और अमीरी भी बढ़ रही है, लेकिन गरीब ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? क्योंकि आपकी पार्टी भी अब न्यू इंडिया के प्लान लेकर आई है, आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी। सबसे पहले मैं आपको के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बड़ा डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में, लेकिन जी आप बोलिए। आपने, हाँ, सबसे पहले मैं के न्यूज को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने ये साहस लेकर के जो है इतने राष्ट्रहित के मुद्दे को, जो आज बहुत ही प्रासंगिक है, इस मुद्दे को आपने टच किया है, उठाया है, ये साहस दिखाया है। अमूमन 6 सालों में लोग नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ये आपने उठाया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज, एक क्रोनी कैपिटलिज्म आज जो भारत में चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, और बीरेन जी ने जिस बात को रेखांकित किया, बीरेन जी ने खुद ये बताया कि जो नोटबंदी हुई, उसके बाद जिस तरीके से जीएसटी को लाया गया, और जिस तरीके से उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, ये कई 2-3 कोइंसिडेंट आए जिसकी वजह से आज की स्थितियां इस तरह की भयावह हुई। उसमें मैं कुछ चीजों को और जोड़ना चाहता हूं, और वो ये जोड़ना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आज स्थिति यह है कि अभी एक हमारे दर्शक मऊ से जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल किया कि भाई 5 स्टार होटल जैसे ये कहां से बन रहे हैं कार्यालय। वो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी DHFL ने बैंकों का 42,000 करोड़ रुपया ले लिया, और बीजेपी को बैकडोर से 29 करोड़ का चंदा दे दिया। अच्छा, तो अगर आप इनको चंदे दे देते हो, अगर आप इनको बहुत सारी चीजें दे देते हो, तो आप चाहे जो काम करो, आपको सब चीज करने की आजादी मिल जाती है। अभी आपने खुद रिपोर्ट पढ़ते समय आपने बताया कि 11 लाख करोड़, आपने बताया कि तमाम ऐसे लोग, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, अमीरों के पास 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ दौलत होगी। अनूप जी आप जवाब दे दीजिए, कुछ कह रहे हैं आशीष त्रिपाठी जी, अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। जी जी
अब मैं जवाब ले लूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आता हूं आपके पास। एक चीज मैं जोड़ दूं बस तुरंत जी, एक चीज और। अच्छा चलिए, ले लीजिए जी। अनूप जी, आप जवाब देना चाहें तो अनुराग जी ने बड़ा संगीन आरोप लगाया है आपके ऊपर कि ये कहां से बढ़ रहे हैं आपके जो दफ्तर वगैरह हैं, बताइए कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुक्रिया। और जहां तक इन्होंने बात अभी उठाई है कि ये चंदे की बात, आज पार्टी कौन सी पार्टी नहीं लेती है। दूसरी बात ये है कि जहां तक बात है, आज जिस व्यक्ति के जो गलत है उसको कहीं भी बीजेपी को सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तुम अच्छे हो। अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा जेल में है, और येदियुरप्पा जेल गए क्या? न्यायपालिका उसके लिए उचित न्याय करती है। बिल्कुल। तो कहीं भी जेल गए क्या? गुजरात में किसकी सजा जेल में? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकने के लिए कहा जा रहा है, मैं तुरंत लौटता हूं, आपके पास आऊंगा अनूप जी, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये बातचीत है और इसको आप अपने तरीके से भी समझिए, क्योंकि आप जनता हैं, आप वोट देते हैं, आप नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं। आप अपने अंदाज और अपने तरीके से समझिए, अपनी जेब को ध्यान में रख के समझिए। ये सब चलती रहेंगी बातें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। पालेश्वर राम वनपाल सलियाडीहा विकास खंड बतौली जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। श्री जगतपाल सिंह पटवारी हल्का नंबर 68 तहसील बतौली जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर अरुण टोपो आरएमए एवं समस्त स्टाफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुटरापारा विकासखंड बतौली जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर रितेश पटेल आरएमए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटई केला समस्त स्टाफ विकासखंड बतौली जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कार्यालय नगर पंचायत मझौली राज देवरिया स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर नगर पंचायत मझौली राज अभिनंदन वंदन करती है तथा अपने नगर वासियों से निम्नलिखित अपेक्षा करती है कि कोविड-19 के दृष्टिगत बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। घर अथवा दुकान से जनित होने वाला गीला एवं सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालें। नगर को स्वच्छ रखने के लिए कूड़े को किसी भी दशा में नाले, नाली, सड़क अथवा खुले स्थान में न फेंकें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले स्थल पर शौच न करें। नगर पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर पंचायत के समस्त कर समय से जमा करें। अतिक्रमण एक संज्ञेय अपराध है। सार्वजनिक नाला नाली एवं सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण न करें। जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन समय से अवश्य कराएं। नगर के प्रत्येक भवन स्वामी कम से कम 2 वृक्ष अवश्य लगाएं तथा अपना मकान नगर पंचायत में दर्ज कराएं। नगर में लगे पथ प्रकाश की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ठेले आदि यत्र तत्र न लगाएं, निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करें। पंकज कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मझौली राज, गौरी शंकर गुप्त अध्यक्ष नगर पंचायत मझौली राज, कुंवर पंकज अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी देवरिया, सम्मानित सभासदगण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
राष्ट्रहित में हम ब्रेक से लौट आए हैं और मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आज़ादी से लेकर ये जो 75 वर्ष हमने मनाए, इस यहीं पर आर्थिक असमानता की बात शुरू नहीं होती है। ये बात शुरू होती है तब जब 1936 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा था और तब से लेकर 2021 में जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ उस दौरान तक ये बात होती रही। और आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं राष्ट्रहित में, तब भी ये है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनेता हैं, उन्होंने इस खाई को बढ़ाने का ही काम किया है, घटाने का नहीं। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग तैयार होता है या जो लोग वेलफेयर स्टेट में तैयार होते हैं, वो एक अलग किस्म से पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से जुड़ी पार्टी से वो हैं और समाजवाद का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके बारे में भी अलग अलग डिबेट होती रही हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो उनकी पार्टी भी ये असमानता के दौर में जूझ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में भी ये स्थितियां बन गई हैं और वो भी खुल के इस बात को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, वो भी ट्वीट करके खेल रहे हैं। इसमें मनोज जी, आपको लगता है कि आप खुल के इस मुद्दे पर नहीं उठा पा रही है आपकी पार्टी? निश्चित तौर पे शिवम जी, तमाम सारे आरोप समाजवादियों पे लगे हैं, तब से लगे हैं जब से देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन पहला व्यक्ति ऐसा था जो समाजवादी था और देश की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, वो थे भगत सिंह। उन्होंने पहला समाजवाद की बात की थी, 1 इंच नहीं डरे, माफीनामा नहीं लिखा और उन्होंने वो बात कही जो बात आज भी प्रासंगिक है कि देश में सभी को एकजुट रहना चाहिए। लड़ाई मनुष्य की होती है। इस पैनल में बैठे तमाम बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग तो मीम्स देख रहे होंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे, डिबेट के दौरान भी उसकी आवाजें भी आती हैं। मैं उन बुद्धिजीवी से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार से सवाल नहीं होगा तो सवाल होगा किससे? मैं शिवम जी से सवाल करूं या कोई वरिष्ठ पत्रकार से सवाल करूं? जिम्मेदारियां किसकी जनता ने तय की हैं? सरकार की। आप बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण कर दो, लेकिन सरकार से एक सवाल न पूछो तो इसका मतलब आप दिमाग से पैदल हैं। आपके पास दिमाग में कुछ भी नहीं है। आप कितना भी आर्थिक दृष्टिकोण बता लो, कितना भी हिस्ट्रियर बता दो, कितना भी ज्योग्राफिकल बता दो, उसका कोई माने नहीं है। सीधी बात होती है कि आप सरकार से कितना सवाल पूछने का माजरा रखते हो। रोज सवाल पूछते हैं मनोज जी, रोज सवाल पूछते जी। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात का के न्यूज को कि इतने गंभीर विषय पे आज आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लाइन और कहूंगा, जब पत्रकारिता गोदी में बैठ जाती है, ये उनके लिए जो गोदी में बैठे हैं तारीफें कर रहे हैं शिवम जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी बात सरकारें आवारा हो जाती है। आर्थिक असमानता की बात हो रही है मनोज जी, आप मैं उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। लेकिन मनोज जी किसकी गोदी में बैठे ये भी बता दें। हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, गोदी में बैठे हम भी जानते हैं। पंगु पत्रकारिता होती है, पंगु पत्रकारिता इसी को कहते हैं जो सरकार के बारे में सवाल। देखिए, हम आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं राष्ट्रहित में पत्रकारिता नहीं करता हूं। अरे आप हैं कौन है? आप कौन है? नहीं, सुनिए आप आपस में नहीं। मनोज जी देखिए, मनोज जी देखिए, नहीं आप व्यक्तिगत नहीं हो सकते ना। ये प्लेटफॉर्म इसका नहीं है। आपसे मैंने बात की, आपसे मैंने सवाल किया है कि समाजवादियों ने इस असमानता को रोकने के लिए क्या किया है, मैं इसका उत्तर आपसे चाहता हूं। आप पत्रकारों को क्यों लपेट रहे हैं इसमें? जो पत्रकार करते हो आप उसके पैनल में जाइए, आप उनसे कहिए जाके, मैंने रोका नहीं। राष्ट्रहित आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने सरकार से सवाल नहीं पूछा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आम आदमी बात करता और मैं इस कार्यक्रम में उठाता नहीं हूं। आप बताइए मुझे कि समाजवादियों ने आर्थिक असमानता को रोकने के लिए क्या किया है? सुन लीजिए, देखिए, मैं मनुष्य की लड़ाई लड़ सकता हूं। हाँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना मैं वो राजनीतिक दल हूं, ना सरकार हो जो भगवान की लड़ाई लड़ूं। मेरे अंदर नहीं है। जो लड़ते हैं उनसे पूछिए। हमारे पास इतनी ताकत समाजवादियों के पास नहीं है कि हम चले भगवान का कल्याण करें। जो कर सकते हैं उनसे पूछे कि आप भगवान का कल्याण कर रहे हो कि आप लोक हित में काम कर रहे हो। सरकारें अगर लोक कल्याणकारी नहीं होंगी तो क्या बैठ के रामनवमी की तालियां बजाएंगी? क्या वो झालर बजाएंगी? क्या वो ढोल बजाएंगी?
क्या वो आरती और गान करेंगी अगर लोक कल्याणकारी सरकारें नहीं है तो? अगर लोक कल्याणकार का काम सरकार का नहीं है तो मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, कब इस बात का जवाब मिलेगा? आशीष जी, बिल्कुल हम लेंगे जवाब। आशीष जी, आशीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आशीष जी, आप इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं और ये विषय हमने इसलिए उठाया क्योंकि मिडिल क्लास लगातार दबाया जा रहा है, गरीब वर्ग बढ़ रहा है, और अमीरों की अगर हम बात करें तो ये वो वक्त है जब देश का जो टॉप 5 अगर अमीरों की सूची देखें तो उसमें भारत के कई सारे लोग हैं, और टॉप 10 देखें, टॉप 20 देखें तो आप इसमें संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिर भी जो अभी परिस्थिति है उसको अगर आर्थिक लिहाज से समझने का हम प्रयास करें तो इसके दूरगामी परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, मैं एक आर्थिक मामलों के जानकार की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आशीष जी। जी शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं के न्यूज का कि राष्ट्र हित के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा का कार्यक्रम रखा है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ देश में ये इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ 3 वर्ग रहे हैं, एक साधारण वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक उच्च वर्ग। और इस साधारण और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के माध्यम से हमेशा शोषित रहा है। ये कटु सत्य किसी से ना छुपा है ना छुपा रहेगा। आज की डेट में अगर आप देखें 80 करोड़ परिवार राशन ले रहे हैं मुफ्त सरकार की योजनाओं से। ये बहुत ही नितांत आवश्यक था कि जिस समय विश्व ने कोरोना जैसी महामारी देखी, ये हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक नई तरह का संकट था। और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं था कि 80 करोड़ परिवार या अगर उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती तो सरकार उनको भी मुफ्त में राशन देती। लेकिन आज जो जरूरत है वो जरूरत है इस समस्या से बाहर आने की। अब ये जो योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर वो दुष्प्रभाव छोड़ने लगे अर्थव्यवस्था पर तो उसे या तो बंद कर देना चाहिए या उनका पुनराकलन करना आवश्यक है। आज के डेट में ये जरूर है कि जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 8.7 आया है, जो पिछली ग्रोथ रेट 6.6 नेगेटिव ग्रोथ रेट से अच्छा है। लेकिन साथ ही ये भी है कि 9.5% की ग्रोथ रेट अनुमान था हमारा कि हमारी 9.5% की ग्रोथ रेट आएगी, उससे कम है। तो जो बर्डन है हमारे अर्थव्यवस्था पे उसको खत्म करने की या कम करने की आवश्यकता है। अच्छा, बिल्कुल। अनुपम जी, अनूप सिंह भंडारी जी, अगर आप सुन पा रहे हो, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक आम जन में एक सवाल है और ये सवाल ये है कि इस कोविड काल में कई उद्योग व्यापार बंद हो गए, असंगठित सेक्टर पे काफ़ी असर पड़ा। अब जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाकर आगे बढ़े हैं और अमृत वर्ष में हैं, महत्वपूर्ण ये पड़ाव था हमारे देश के लिए। अब ऐसे समय में जो एक अमीरों का तबका है, अंबानी और अडानी कह लीजिए, इनकी जो संपत्ति की ग्रोथ रेट है वो अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों में तो इतनी ज़्यादा है कि अगर गरीब उसको ऐसे देखेगा तो गर्दन ऊपर तक नहीं जाएगी, है ना। और जो गरीब आदमी है वो तो परेशान है ही, फटेहाल है ही, और वो पूरी तरह से अब सरकार की वेलफेयर स्कीमों पर निर्भर हो गया है। मिडिल क्लास की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? और ये आम आदमी तो पूछ रहा है कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है और हमारी संपत्ति जमीन में क्यों जा रही है, हमारी कमाई जमीन में क्यों जा रही है? देखिए, मैं आपको केवल इतना बोलना चाहूंगा, ये अंबानी है या अडानी है या रतन टाटा है या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो शुरू से ही उनका ग्राफ आपने देखा होगा बढ़ते गया है। ऐसा नहीं कोई सरकार पहले 8 साल पहले सरकार जो कांग्रेस की थी तब क्या उनका ग्रोथ ग्राफ नहीं बढ़ रहा था? ये कहना जो है हर ये जो नंबर हैं, अरे भंडारी जी, जो नंबर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप तो पढ़ते ही होंगे। ग्रोथ बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो जहां तक मेरा मानना यह है, इससे उसको जोड़ना बिल्कुल गलत है। और आज जहां तक बात है, सरकार हमेशा गरीबों के साथ में है। इसलिए आपने देखा है 80 करोड़ लोगों को राशन का कार्ड वितरण किया गया।
कोरोना कालखंड के अंदर जो काम किया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, जिसकी आज आप लोग कहीं भी कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। आप पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड तक में विषय पे बात नहीं हो रही है वीरेंद्र जी, अनुज जी विषय पे बात नहीं हो रही है। वीरेंद्र जी ये मैं जो जानना चाह रहा हूं वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कोरोना में अच्छा काम हुआ, कोई भी सरकार होती करती, जिम्मेदारी है उसकी। अच्छा करेगी तो तारीफ होगी, बुरा करेगी तो लोग उसको उल्टी सीधी बातें कहेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो परिस्थिति है, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। ये जो परिस्थिति है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अमीरों की दौलत बढ़ना गलत है, मैं ये कहता हूं कि लगातार लोगों का गरीब होते जाना गलत है। जो बच्चों को पढ़ा ना पाए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना कर पाए, और ये आप ये नहीं है कि सिर्फ नंबर देखिए, इन कागजों को पढ़िए, आप कहीं भी निकल जाइए अपने आसपास तो आपको ये समझ आता है। मैं उस परिस्थिति पे जानना चाह रहा हूं कि ये जो खाई बढ़ रही है, इसको पाटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो, और अगर नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं? वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट। मैं आपको साफ एक आंकड़ा देता हूं। अक्टूबर 2020 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर का 3.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। केंद्र जो सेंट्रल पीएसयू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज है, और हमारा ये आदेश है कि दिवाली के पहले पेमेंट कर दिया जाए। अच्छा, ये बात है अक्टूबर 20 की। हाँ। जुलाई 2022 में एमएसएमई सेक्टर का जो बकाया था वो बढ़ के हो गया 7.5 लाख करोड़। क्या किसी ने पूछा? तो अगर सरकार यही 7.5 लाख करोड़ रुपया अगर एमएसएमई सेक्टर का बकाया दे देती तो कम से कम कई करोड़ लोगों का भला हो गया होता। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमारे देश में चाहे राज्य हो या केंद्र हो, सरकार नाम का तंत्र इतना विशाल है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो केवल सरकार को संभालने में लगी रहती है। उसके पास ये चिंता, ये उसकी प्रायोरिटी में नहीं आता। मैं पिछले 40 साल से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि साहब सीएससी या पीएससी की गेट पर एक गांव की गरीब महिला को प्रसव पीड़ा हुई और पीएससी के गेट पे मर गई और जच्चा बच्चा दोनों मर गया। आज भी खबर ये पीलीभीत से आई है। और पिछले 40 साल में कौन सी पार्टी ऐसी है जो पावर में नहीं रही उत्तर प्रदेश में या केंद्र में? क्या किया गया इसके लिए? क्या किसी पार्टी ने आज तक ये कहा कि हम जो है हर देश अभी उत्तर प्रदेश के हर पीएससी को सीएससी को दुरुस्त करेंगे? और जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, जो हेल्थ है, वो सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है इकोनॉमी का। क्या किसी सरकार ने आज तक ये कहा कि हम हर व्यक्ति को पीने का पानी इंश्योर करेंगे? इससे ठीक है, इस समय यूपी में हर घर जल योजना चल रही है, लेकिन नाम अलग है, योजना ये पहले भी चल रही थी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ लेकिन एक नया काम जो हुआ है, जो ये काम मनमोहन सिंह के समय बहुत हल्की शुरुआत हुई थी, जो अब तेजी पकड़ा है, वो है, और ये तेजी इसलिए पकड़ा है कि अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अगर केंद्र सरकार का डीबीटी का आंकड़ा देखें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, तो अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सीधा देश भर के लाभार्थियों के खाते में गया। यूपी में ये फिगर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। और तो ये बेबी स्टेप्स हैं, इसमें लंबी, और ये बहुत लंबी लड़ाई है। और जो बात अभी तक नहीं हुई, और आशीष त्रिपाठी जी बताएंगे कि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, और ये जो समाजवाद का कलंक था इस देश की इकोनॉमी के ऊपर, मैं इसको कोढ़ कहूंगा, इसने जितना बर्बाद किया है देश की इकोनॉमी को, इसका कोई हिसाब नहीं है। 91 से लेके आज तक देश का जो जीडीपी है वो लगभग 11 गुना बढ़ा है। आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के ऊपर हो गई है, और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ लिया जाए तो ये लगभग $4 ट्रिलियन है। और ये समाजवाद के नाम पर केवल नेताओं ने, अफसरों ने, बड़े व्यापारियों ने खूब मलाई काटी। बिल्कुल, समाजवाद पे ये इस असमानता का एक बड़ा कारण वीरेंद्र जी, समाजवाद सबसे बड़ा कोण है, मनोज इसको सबसे बड़ा कारण है आर्थिक असमानता का। ये समाजवाद को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं। मनोज, इसका जवाब दीजिए आप। बड़ा संगीन आरोप है आपके ऊपर। मेरी डिबेट का पूरा जो मैं चाहता हूं कि इसका समाधान निकले, तो उन्होंने बताया है कि समस्या ही इसकी समाजवाद है। आप जवाब दीजिए वीरेंद्र जी को।
निश्चित तौर पे मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस डिबेट में मेरे बोलते वक्त कोई नहीं बोलेगा। आप बोलिए। अब आपको मैं 2 मिनट जिसको जवाब देना है तगड़ा से तगड़ा मुझे जवाब दे देगा, मैं सुनना चाहूंगा। बोलिए। मैं 2 शब्द जानते होंगे भट्ट साहब, एक सेंट्रलाइज शब्द होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे। और वो समाजवाद उसी फार्मूले पे सेट होता है कि डिसेंट्रलाइज क्या है और सेंट्रलाइज क्या है। अगर आज देश की ज्यादातर पूंजी, एक बड़ी पूंजी का हिस्सा 3% लोगों के पास पहुंच गया, जो यूपीए की सरकार के दौरान मेरे ख्याल से मात्र 57 या 58% 3% लोगों के पास पूंजी थी, आज वो 73 से 75% के आसपास हो गई। ये अगर समाजवाद नहीं है तब ये स्थिति आज हुई है। अगर ये भट्ट साहब को नहीं मालूम तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर समाजवाद की बात की जा रही है, समाजवाद इस इकोनॉमी के लिए खतरा है, तो निश्चित तौर पे 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना भी ये मेरे ख्याल से इस देश के लिए सबसे बेकार चीज थी। क्यों सबको खाना दो, क्यों हर किसान के इमरजेंसी मैटर है। अरे सुनते जाइए, मुझे मालूम था आप बोलेंगे तुरंत, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सब्र रखिए। तो क्या जरूरी था कि किसानों के सम्मान के लिए उनको किसान सम्मान निधि हर अकाउंट में दी जाए? लाखों करोड़ रुपए किसानों को बांट दिया गया। फिर बुराई मनरेगा में क्या थी? मनरेगा में तो सड़क पाट के मजदूर को पैसा दिया जाता था, उसको तो आप कहते थे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन उस मनरेगा को गलत ठहरा के आज आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जिससे आप कोई काम नहीं ले रहे, सिर्फ किसान को सम्मान दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा ये सरकार क्या कर रही। मैं आपको एक कोट करता हूं, एक चीज, ये मेरे पास भारत का स्वतंत्रता संग्राम का एक मेरे पास हिस्ट्री की बुक है, इसमें लिखा है तो बेस्ट इस सरकार के लिए सही बैठती है। पेज नंबर 4 पे लिखा है कि इस सरकार को अगर मैं कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाली सरकार है तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं होगा। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भी इसी तरह से टैक्स वसूलती थी। ये बात 1812 की बरेली की है, जिस सरकार ने 10 महीने के अंदर रिकॉर्ड टैक्स गेन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसकी टोटल एसेट थी जो थी वो 14,73,188 रुपए 10 महीने में वसूले थे बरेली में, सिर्फ इकलौते बरेली में। टैक्स तो वसूल लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन जानते हैं वहां के किसानों को जो हालात उनके कर दी थी सरकार ने, जिसका जवाब नहीं। आज की स्थिति जो सरकार की है, सेम वैसे जीएसटी में इतने लाख करोड़ का रेवेन्यू आया, इनकम टैक्स में इतने लाख का रेवेन्यू आया, यही तो दिया जा रहा है। लेकिन वो टैक्स कैसे लिया जा रहा है? क्या लोग टैक्स पे करने की स्थिति में है? नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और सारे टैक्सेस हर तरीके से सरकार ले रही, वो पेट्रोल में भी ले रही, डीजल में भी ले रही और तमाम सेस के रूप में भी ले रही। हाँ। लेकिन क्या शिवम जी उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? क्या आप पार्टी के हमारे नेता जो कह रहे थे 8,000 दफ्तर बनाने के लिए किया जाएगा? अनूप जी जवाब दीजिए, अनूप जी इसका जवाब देंगे, अनूप जी जवाब देंगे। अनूप जी भाजपा से हैं, बोलिए अनूप जी। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का है, मनोज जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से टैक्स ले रहे हैं और इसकी वजह से भी असमानता बढ़ रही है, उनका कहना है। लगता है 8 साल पहले सरकार जो है टैक्स नहीं ले रही थी, ठीक है, इस तरीके से बातें करना और जिस बात का कोई बेस नहीं है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, आज जो पूरे देश की जो जीडीपी है वो किस स्तर पे चले गई है। आज जैसे अभी हमारे काफी प्रवक्ता बोल भी रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, उसको मैं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। आज देश जो है जिस तरक्की के चल रहा है, आज हम इस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो पुराना भविष्य था जिससे हम बोला जाते थे भारत सोने की चिड़िया, उस स्तर पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अब अनूप जी ये भी मत कहिए सोने की चिड़िया, यहाँ आदमी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सियासी बातें मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सियासी बातें मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आशीष जी, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ आशीष जी, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के अपने पार्टी के पास जाऊंगा। काफी देर से नहीं गया हूं, आज तो उनकी पार्टी की तस्वीरें बड़ी टीवी पे चल रही हैं। आशीष जी, बड़ा एक रिसर्च मुझे दिया गया और इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत ने 80 के दशक में खाद्यान्न संकट से अपना छुटकारा पाया और उसके बाद हरित क्रांति की इसमें बड़ी भूमिका रही और उसके साथ अलग अलग कृषि जातियों ने पूंजीपतियों के नए वर्ग
पैदा किया, नए वर्ग पैदा हुए। अब जिस तरह से आंध्र प्रदेश में एक कम्मा कम्युनिटी है और रेड्डी कम्युनिटी है, ये बहुत पावरफुल हो गई। हरियाणा और पंजाब में जाट और सिख व्यापारी बन गए और इन जातियों का उदय धीरे धीरे करके होता गया। और उसके बाद जो ज्यादा संपत्ति इनको दी गई, उसका फायदा ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों में ये जो डिवाइडेशन था वो हम धीरे धीरे देखते चले गए। और ये आज की तारीख में इतना ज्यादा हो गया, इसके तरीके बदल गए हैं। इसमें और भी रिसर्च है काफी गहरा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आशीष जी, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इससे भी आर्थिक असमानता बड़ी तेजी से बढ़ती है? और सरकार अभी मौजूदा वक्त में कौन सी ऐसी पॉलिसीज लेके आई है जिससे ये असमानता बढ़ी है, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज जिससे असमानता को पाटने की कोशिश हुई है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी, मैंने जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे कहा कि हमारे देश में 3 वर्ग हैं, एक सामान्य वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक उच्च वर्ग। और मैंने बहुत जिम्मेदारी से ये बात भी रखी कि उच्च वर्गों द्वारा उपरोक्त दोनों वर्गों का शोषण किया जाता रहा है अभी तक, और इसको कम करने के लिए दावे जरूर होते हैं, लेकिन सरकार की ना तो कोई योजना और ना ही सरकार का कोई दावा वास्तविक स्थिति से मेल खाता है। उम्मीद के मुताबिक, मैं फिर अपने कंटेंट के साथ आता हूं, उम्मीद के मुताबिक भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन वित्त विभाग लिख करके सरकार को एडवाइस देता है कि आप जो राशन बांट रहे हैं उसका बिल 80,000 करोड़ से बढ़कर के 3.7 लाख करोड़ हो चुका है, इसे बंद किया जाना चाहिए। और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, या अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसका अनदेखा करती है। हमें ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज भी देश की 50% से ज्यादा जो जनता है वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जैसे विगत वर्ष की मार्च तिमाही में अगर देखा जाए तो दुपहिया वाहनों की खरीदारी में 11% से ज्यादा की गिरावट आई है। हमारी 50% आबादी के पास दुपहिया वाहन और स्मार्टफोन जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है अभी तक। तो सरकार प्रयास कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। जो योजनाएं उसे प्रभावित कर रही हैं उस पे जो है या तो उन्हें बंद करना चाहिए, उनका पुनरावलोकन। मनोज जी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, मेरे पास समय कम है, बहुत संक्षेप में जो आप कहना चाहते हैं, बहुत संक्षेप। आज से 10 से 15 साल पहले क्या कोई बता सकता है, सिर्फ 10 साल पहले बता रहा हूं, क्या अडानी इस देश के टॉप 10 पूंजीपतियों में थे? क्या नहीं थे। लेकिन अगर हमारे आशीष त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन आज हमारी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन अडानी साहब कैसे इतना ग्रो कर जाते हैं 8 साल में कि वो दुनिया के टॉप 10 टॉप 3 में आने वाली है। ये प्रश्न किससे पूछा जाएगा, ये सवाल किससे पूछा जाएगा? हाउ कैन पॉसिबल? सही बात है, सही बात। अनुराग जी, माफी, आपको मैं ज्यादा नहीं ले पाया डिबेट में, लेकिन आखिरी में मैं आपको समय दे रहा हूं, जितना भी समय है मेरे पास। आज बड़े चर्चा में है, और मैं अरविंद केजरीवाल जी ने चूंकि एक बार फिर से न्यू इंडिया का प्लान पेश कर दिया, तो आपके न्यू इंडिया के प्लान में क्या ये आर्थिक असमानता का कोई इलाज है क्या? देखिए, मैं पहली बात बता दूं, जल्दी थोड़ा सा समय आप हमको दीजिएगा ना। बिल्कुल, बोलिए। पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 39B और C को अगर आप देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने संसाधनों का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करे कि अमीरी और गरीबी के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए। आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब हम जगह जगह स्कूलों से लेकर हर जगह ये बात कहते हैं कि गांधी जी ने ओवर टैक्सेस के खिलाफ नमक को पकड़ा था, इसलिए नमक को पकड़ा था क्योंकि नमक नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी खाता था, नमक तक पर टैक्स लगा दिया गया। आज अफसोस है कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाते समय जब हमारे कारपोरेट टैक्स को 30% से घटा करके 22% कर दिया जा रहा है,
ऐसे कारपोरेट टैक्स को जहां पर हमको पता है कि कोरोना जैसी महामारी में भी कारपोरेट्स के इनकम बढ़ रही थी। आज आप कह रहे हैं कि लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, लेकिन उनकी इनकम अगर आप देखेंगे तो कारपोरेट्स जो थे, बड़े कारपोरेट्स और बड़े घराने जो थे, उनकी इनकम दोगुनी हो रही थी। तो ऐसे समय में आप इस चीज को आपको देखना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अब हम अपने पर आ जाएं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले एक विमर्श पैदा किया, गारंटी शब्द का प्रयोग किया कि सरकार अगर हमारी बनेगी तो हम लोगों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में आर्टिकल में जो कहा गया है कि हर एक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो हम उसको कीड़े मकोड़े की तरह नहीं जीने देंगे, हम उसको गौरवपूर्ण जीवन जीने देंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसी पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जिसके नेता की शिक्षा की क्रांति में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के पूरे एक पन्ने पर शिक्षा क्रांति की जगत के छपता है। और आप देखे होंगे गंजना ओम कश्यप जी सुबह अखबार में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, बार बार उठा करके देख रही थी कि अखबार में कहीं खबर है क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स को पूरा खोल करके पढ़ डाली। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर थे, वो खबर नहीं छपती है, लेकिन आज पूरा अखबार में छपता है। ये हमारी उपलब्धि है। हम जानते हैं कि गरीबी अब वो ये बीजेपी तो कह रही है कि आपने पैसे दिए हैं, उसमें खालिस्तानी कनेक्शन है। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, के न्यूज उस पर भी बात करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमको अपना कीमती समय दिया इस मुद्दे पर, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के मुद्दों पर आने से बचते हैं। राष्ट्रहित में आपने समय दिया, आपका बहुत आभार। और राष्ट्रहित में मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, ये जो खाई बढ़ रही है इसका असर हमें, आपको और सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज न वो उद्योगपति हैं जो हुआ करते थे। आज़ादी से पहले 44-45 में नेहरू जी ने एक बॉम्बे प्लान बनाया था, जिसमें JRD टाटा की अगुवाई में ये प्लान बनाया गया था, और कोशिश ये थी कि किस तरह से भारत के उद्योगों को मजबूत किया जाए। तो उस वक्त जो बॉम्बे प्लान था उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उस वक्त के उद्योगपतियों में क्या सोच हुआ करती थी, और उस वक्त के उद्योगपति अपने देश को आगे ले जाने के लिए किस तरह से काम करने की बात करते थे, किस तरह से प्लानिंग करते थे। और आज के जो उद्योगपति हैं वो कैसे लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं, उसको माफ भी कराते हैं और उसके बाद विदेश में भी चले जाते हैं। ये आंकड़ा एक दीगर बात है कि ये आंकड़ा भी है कि लोग कितने बड़े पैमाने पर विदेशों में अपने घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और अलग अलग जगह पर उनके भागने की भी खबरें आती रहती हैं। तो राष्ट्रहित में ये हमको सोचना चाहिए कि देश के संसाधनों का दोहन करके विदेशों में बसने वालों पर कैसे नकेल कसी जाए, और जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी से कैसे उबारा जाए, जो अमीर हैं उनको कैसे ये एहसास दिलाया जाए कि उनकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, और अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटा जाए। क्योंकि अगर हम ये नहीं पाट पाए तो फिर बात वही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का शेर है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होगा जिसमें क्रांति जैसे हालात बन गए, गरीब हालात सड़कों पर निकल आए या गरीब मरने लगे, तो फिर इसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रहित में ये चिंता बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अमीर गरीब की खाई को कम किया जाए अगर पाटा न जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।